नमस्कार दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इस वीडियो में हम सीधी बात करेंगे कि यदि आप टीचर की पोस्ट पे हैं या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये जो पोस्ट है ये आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कारण। देखिए, अब जो HRD मिनिस्ट्री है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहते थे, इसका नाम बदल दिया गया है। अब ये शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाएगी और ये एजुकेशन पॉलिसी 34 साल बाद हमारे सामने आई है। इससे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में आई थी और अब ये 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहलाएगी। तो आइए हम सीधा सा जान लेते हैं कि यदि आप टीचर की पोस्ट पे हैं या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कारण आप प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी प्रमोशन के बारे में और उसके साथ में जो आपकी इंक्रीमेंट लगती है जिसको हम एनुअल इंक्रीमेंट या सैलरी इंक्रीज कहते हैं उसके बारे में। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि आपकी सैलरी इंक्रीज तभी होगी यानी कि आपकी इंक्रीमेंट तभी लगेगी यदि आपने सही ढंग से काम किया है। सही ढंग से काम करने का मतलब ये है कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है और आपने अपने जो वैल्यू ड्यूटी वो सही ढंग से निभाई है। यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं तो आपकी प्रमोशन भी होगी और आपका सेटिस्फैक्ट्री आपकी जॉब होनी चाहिए। इससे पहले का जो ड्राफ्ट आया था जिसके ऊपर सुझाव मांगे थे उसमें तो क्लियर कट बात यह कही गई थी कि हर 3 साल बाद टीचर का एक इवैल्यूएशन होगा और जो टीचर उसको पास कर जाता है उसी की इंक्रीमेंट लगेगी, उसी का प्रमोशन होगा। परंतु जो फाइनल ड्राफ्ट सबमिट हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, उसके अंदर एक बात कहीं नहीं कही गई है और मैं इसको आपको एक जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, फाइनल ड्राफ्ट की बात मैं कर रहा हूं जो कैबिनेट ने पास किया है, मैं उसको दिखा देता हूं कि उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। ये हमारे सामने एक ड्राफ्ट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है और इसके पेज नंबर 21 पे यदि आप आओगे पॉइंट नंबर 5.17 जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए कि पढ़ने वाली बात है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, टीचर डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रमोटेड एंड गिवन सैलरी रेज टू इंसेंटिव ऑल टीचर्स टू डू देयर बेस्ट वर्क। थोड़ा सा मैं नीचे भी इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले यहाँ पे मेंशन कर रखा है और वो चीज़ क्या है इसको भी आपको समझना होगा। ये है पेज नंबर 21 पे सेम है हम और ये एक ड्राफ्ट है जो फाइनली सबमिट किया गया है जिसके ऊपर कैबिनेट के साइन हुए हैं। पॉइंट नंबर है 5.20 कॉमन गाइडलाइन सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST। आप इसको याद रखिएगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST विल बी डेवलप्ड बाई 2022 तक NPST डेवलप किया जाएगा बाय द NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद NCERT एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द NCERT एंड SCERT टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस लेवल एंड रीजन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन टीचर प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि एक NPST डेवलप किया जाएगा। अब इस पूरा मामला NPST का क्या है वो आपको मैं समझा ही दूंगा। यहाँ पे फिर देखिए कि प्रमोशनल यानी प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीज और थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पे है विल नॉट बी अकर्ड बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ टेन्योर और सीनियोरिटी यानी कि जो आपके प्रमोशन या सैलरी इंक्रीज है वो लेंथ ऑफ टेन्योर या सीनियोरिटी के बेस पे नहीं होगी। यहाँ पे विल नॉट अकर लिखा हुआ है बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सच अप्रेजल। अप्रेजल कौन सा है जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, मैं दोबारा से उसको फिर दिखा दूं। पॉइंट नंबर है 5.17 टीचर्स डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड प्रमोटेड एंड गिवन सैलरी रेज टू इंसेंटिव ऑल टीचर टू डू देयर बेस्ट वर्क। ये इसी से कनेक्टेड है और यहाँ पे लास्ट लाइन मेंशन क्या की गई है, द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स विल बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड नेशनली इन 2030 और हर एक 10 साल के बाद ये रिवाइज होगा। तो ऐसा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। दोस्तों, NPST की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग।
NPST एक इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक बॉडी होगी, एक कमीशन होगा जो NCERT, उसके साथ में SCERT और टीचर या फिर प्रोफेशनल लोग इसके अंदर लिए जाएंगे। और ये एक बॉडी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कमीशन ये निर्धारित करेगा कि टीचर की इंक्रीमेंट और प्रमोशन किस प्रकार से मिले, यानी कि कौन से पैरामीटर होंगे अभी इसके बारे में नहीं पता है। यानी कि जब NCERT, SCERT और प्रोफेशनल लोग या फिर कुछ चुनिंदा टीचर इसके अंदर बैठ के डिसीजन लेंगे, उसी के आधार पे प्रमोशन होगी, उसी के आधार पे एनुअल इंक्रीमेंट आपकी होगी। यानी कि यदि आप टीचर हैं तो आपकी जॉब सीधे तौर पे प्रभावित होगी, और यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि अब आपको काम करना पड़ेगा सही ढंग से या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से, यदि आप प्रमोशन पाना चाहते हैं या फिर इंक्रीमेंट आप पाना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सामने वो है नॉन टीचिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। देखिए अब टीचर को ना एक स्टेपनी की तरह यूज किया जाता है, कोई भी काम हो टीचर को फिट कर देते हैं, और इसका मतलब आप सीधा सा ये समझ सकते हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट सरकार ये विश्वास करती हो कि टीचर सबसे बढ़िया कार्य करते हैं, इसीलिए टीचर को हर जगह पे भेजा जाता है, चाहे इलेक्शन की ड्यूटी हो, चाहे सर्वे करना हो, या फिर गिनती हो जिसको हम पॉपुलेशन की काउंटेशन कहते हैं, जो हर 10 साल के बाद में भारत में होती है, जिसको सेंसस की गणना कहा जाता है, चाहे मिड डे मील हो या फिर किसी भी अदर प्रकार का कोई कार्य हो जिसमें वोट बननी है या कोई भी कार्य हो, उसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि टीचर अपने टीचिंग कार्य को छोड़ के बहुत सारे कार्य और करता है, टीचिंग के अलावा बहुत सारे कार्य करता है। नई एजुकेशन पॉलिसी में इस बारे में डिस्कस किया गया है, और क्या डिस्कस किया गया है पहले उसको देखिए। यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, और ये है 5.12 में। वो क्या है? टू प्रिवेंट द लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करंटली बाय टीचर ऑन नॉन टीचिंग एक्टिविटी, teacher will not be engaged any longer in work that is not directly related to teaching in particular. Teacher will not be involved in electioneering, cooking of midday meals, other strenuous administrative tasks, so that they may fully concentrate on their teaching learning duty. यानी टीचर्स की जो बाकी ड्यूटी आजकल लगती हैं, यानी कि जहां भी जरूरत होती है एक स्टेपनी की तरह टीचर को यूज किया जाता है, वो ड्यूटी नहीं लगेंगी। दोस्तों यहाँ पे क्लियर बात हो जाती है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत चाहे आपकी इलेक्शन की ड्यूटी हो, मिड डे मील की ड्यूटी हो, सर्वे की ड्यूटी हो या फिर सेंसस की ड्यूटी हो, इन सब ड्यूटी के बारे में ये कहा गया है कि टीचर को बिल्कुल फ्री किया जाएगा, इन सब ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। और ये बात हम रियल में देखते हैं कि क्या ये सक्सेस हो पाती है, क्या टीचर वास्तव में फ्री हो पाएंगे। परंतु एजुकेशन पॉलिसी में ये बात जरूर कही गई है कि टीचर को सिर्फ टीचिंग का कार्य दिया जाएगा ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो और टीचर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया आउटपुट अपनी दे सके। क्योंकि कई बार ये होता है कि टीचर बहुत सारी नॉन टीचिंग एक्टिविटी करता है और बाद में रिजल्ट खराब होता है, तब भी ब्लेम टीचर के ऊपर ही आता है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक अच्छी बात कही गई है। अगला पॉइंट है हमारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड। अब जो नेशनल लेवल की बात हम करें, जिसको हम CTET कहते हैं, वो टेट होता है सिर्फ 2 लेवल पे, पहली से 5वीं तक और छठी से 8वीं तक। अब इसको बढ़ा के 12वीं तक किया जाएगा। यानी कि आप इसको प्राइमरी में कह सकते हैं, फिर मिडिल में कह सकते हैं और फिर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कह सकते हैं। यानी कि आपका +2 तक की कोई भी जॉब आप पाना चाहते हैं तो आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये कहेंगे कि जो हायर एजुकेशन में यानी कि कॉलेज में जाना चाहते हैं उनके लिए पहले ही टेस्ट है नेट, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने पॉइंट है 5.4 और ये पेज नंबर है 19। इसमें क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट विल बी स्ट्रेंथन टू बेटर टेस्ट मटेरियल कोरिलेटेड टू बीइंग द आउटस्टैंडिंग टीचर्स बोथ इन टर्म ऑफ कंटेंट एंड पेडागोगी। The TETs will also be extended to the cover teacher across all stages, foundation, preparatory, middle and secondary of the school education. For subject teacher suitable TET और NTA, यहाँ पे TET है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, NTA है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए।
Test score in the corresponding subject will also be taken into account for recruitment. To gauge passion and motivation for teaching, a classroom demonstration and interview will become an integral part of teaching hiring at school and school complexes. मेंशन क्या किया गया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपल्सरी होगा और ये +2 तक होगा। अब होता है 8वीं तक, बाद में जाके ये +2 तक होगा। नेशनल लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, हरियाणा में तो अभी भी +2 तक है, परंतु नेशनल लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट +2 क्लास तक होगा। उसके बाद में पैशन को चेक करने के लिए, मोटिवेशन फॉर टीचिंग के लिए क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू भी एक पार्ट होगा टीचर की सिलेक्शन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है ट्रांसफर से रिलेटेड। अब क्या समस्या आती है कि टीचर के फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होती रहती है। अब टीचर कहीं पे है, फिर कहीं पे पहुंच जाता है, और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो हार्ड सिचुएशन होती हैं, या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स के लेवल पे ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर वहाँ के लोकल रिक्रूटेड कम होते हैं टीचर, वहाँ पे पोस्ट हो जाती हैं खाली, और कंसंट्रेशन हो जाता है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। जैसे मैं हरियाणा की बात करूँ तो यहाँ पे रोहतक और सोनीपत के टीचर काफ़ी हैं, जिसके कारण कंसंट्रेशन हमेशा रोहतक और सोनीपत रहता है। और अदर दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स की यदि हम बात करें, जैसे हम बात करें पलवल इत्यादि की, पंचकुला की, सिरसा की और मेवात एरिया की, यहाँ पे टीचर की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाली रह जाती हैं। इसी प्रकार से केवीएस की बात करें तो वेरी हार्ड और हार्ड के अंदर वैकेंसी खाली रह जाती हैं, जबकि जो अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है टीचर की। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि टीचर की ट्रांसफ़र नहीं होगी, टीचर जहाँ पे लग गया वहीं पे रहेगा, परंतु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर ट्रांसफ़र जरूर होंगी। देखिए ड्राफ्ट के अंदर क्या कहा गया है। ये है पॉइंट नंबर 5.3 और पेज नंबर है 19। इस पे क्या है, द हार्मफुल प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिव टीचर ट्रांसफर विल बी होल्टेड, यानी कि टीचर जो ट्रांसफर हैं अमूमन तौर पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाएगा। ट्रांसफर विल अकर इन वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, ट्रांसफर होगा परंतु स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में, एग्जाम्पल के तौर पे प्रमोशन ऑफ आउटस्टैंडिंग टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर टू द लीडरशिप पोजीशन, इस प्रकार की पोजीशन में ये ऐसा काम किया जाएगा। यानी कि प्रमोशन में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसके कोऑर्डिनेट बनाने के लिए यूटी को और स्टेट्स को ऐसे इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन दी जाएगी कि उनके क्वार्टर्स बनाए जाएं स्कूल के नियर बाय या फिर गाँव में या विलेजेस एरिया में। तो ड्राफ्ट के अंदर ये मेंशन क्लियर कट किया गया है कि प्रमोशन यदि हो जाती है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो जाता है तो टीचर की ट्रांसफर हो सकती है, अन्यथा टीचर की नॉर्मल सिचुएशन में ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये एक एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी आपकी जॉब को प्रभावित करने वाली चीज है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है आपके बीएड डिग्री से रिलेटेड। ड्राफ्ट के अंदर क्लियर कट ये मेंशन किया गया है कि 2030 तक, यानी 2030 के बाद में कह सकते हैं, उन्हीं टीचर्स को प्रेफर किया जाएगा जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करके आते हैं। परंतु यहाँ पे मेंशन ये भी किया गया है कि जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को 1 साल की बीएड करनी पड़ेगी। परंतु पहली ही लाइन के अंदर ये मेंशन किया गया है कि प्रेफर उन लोगों को किया जाएगा जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड का करते हैं। ड्राफ्ट को देखिए थोड़ा, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री दैट टीच ए रेंज ऑफ नॉलेज एंड कंटेंट एंड पेडागोगी। यहाँ पे एक बात को समझिए कि पेडागोजी की बात की गई है, नॉलेज कंटेंट की बात की गई है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री की बात की गई है। परंतु यहाँ पे 2 साल की भी होगी, ये 4 साल के +2 के बाद, 2 साल की आपकी बीए के बाद, यानी कि बाद में जाके इसको ग्रेजुएशन कहा जाएगा। यानी कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस तो ख़त्म ही कर दी हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, यानी कि इसको बाद में जाके ग्रेजुएशन कहा जाएगा।
पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की। तो इस प्रकार से आपकी बीएड होगी। 2030 तक प्रेफर उन्हीं को किया जाएगा जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री पास करेंगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके मन में जरूर होंगे कि यदि हमने 1 साल की बीएड कर ली, हम दूसरे साल में है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमने कर रखी है, तो क्या मुझे करना चाहिए? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मेरे सामने जरूर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी बीएड का सेकेंड ईयर है तो आपको बीएड कंटिन्यू रखनी चाहिए और बीएड कंप्लीट करनी चाहिए। वैसे तो जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी 2020 से 15 अगस्त से लागू होने जा रही है, परंतु यहाँ पे आप बात याद रखें कि बीएड इत्यादि के फैसले हैं 2030 के बाद में शायद इंप्लीमेंट होने की संभावना है, जैसा मैंने आपको ड्राफ्ट में भी दिखाया है। तो किसी भी प्रकार से आपकी डिग्री को छोड़िएगा मत। जैसे एक दोस्त ने ऐसा कमेंट कर रखा था, नाम तो मैं उसका भूल गया हूँ, परंतु मुझे माफ़ करना उसके बारे में। उसने कहा था कि सर मैं तो एमफिल कर रहा हूँ, अब क्या करूँ मैं? क्या एमफिल को बीच में छोड़ दूँ? जब हमारा डिग्री एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा रह गई तो एमफिल करने का फ़ायदा क्या है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले जो साल हैं उनके अंदर एमफिल ख़त्म हो गई है, परंतु फिलहाल यदि आपकी एमफिल कंटिन्यू है तो आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि एमफिल के फिलहाल भी हो सकता है 1-2 साल या 4 साल तक, 5 साल तक आपके जो आने वाली वैकेंसी हैं उसमें एमफिल की वेटेज गवर्नमेंट देती रहे। और यदि इस प्रकार का चलता रहता है तो एमफिल का आपका फ़ायदा होता है। और यदि आपने एमफिल अधूरे में आप छोड़ोगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, जबकि आप एमफिल करोगे तो कहीं ना कहीं वो काम जरूर आएगी। कोई भी डिग्री की हुई डिग्री खराब नहीं जाती है। एटलीस्ट आप मिनी पीएचडी इसको कह सकते हैं, एटलीस्ट आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस तो जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक सेकंड वीडियो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड था कि किस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी टीचर की जॉब को प्रभावित करती है। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और यदि हमारा काम पसंद आता है तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।